एक ऐसे खाली पन्ने की कल्पना कीजिए जिस पर आपको बिना कोई शब्द लिखे एक पूरी कहानी कहनी हो। मतलब कोई अक्षर नहीं, कोई वाक्य नहीं। सुनने में काफी चुनौतीपूर्ण लगता है। है ना? आपकी कलम की जगह सिर्फ रोशनी हो और स्याही की जगह गहरा अंधेरा। ऐसा लगता है जैसे कोई पहेली हो या कोई बहुत ही अमूर्त कविता। बिल्कुल। लेकिन क्या महज रोशनी और छाया के टकराव से जीवन की सच्चाई को कागज पर उतारा जा सकता है? आज की इस गहन चर्चा में हम भारत के एक ऐसे महान चित्र लेखक की दुनिया में उतरने वाले हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बस यही किया। बात हो रही है मशहूर फोटोग्राफर रघु राय की। जी, और ये चर्चा बहुत दिलचस्प होने वाली है। बिल्कुल। और हमारे पास इस चर्चा का जो मुख्य आधार है वो एक बहुत ही व्यक्तिगत स्रोत है। साहित्यकार और पत्रकार अजामिल का एक संस्मरण है जिसका शीर्षक है रघु राय, रोशनी और अंधेरे से जीवन लिखने वाला चित्रलेखक। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये संस्मरण सिर्फ एक फोटोग्राफर की तकनीकी यात्रा नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि आज के इस दौर में जहां हम सूचनाओं और छवियों की भीड़ में खो गए हैं, वहां चीजों को देखने और समझने का असली मतलब क्या होता है। देखिए, यहाँ जो बात सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ हर दिन करोड़ों तस्वीरें खींची जा रही हैं और बिना देखे डिलीट भी की जा रही हैं। हाँ बिल्कुल, फोन मेमोरी फुल होते ही डिलीट। सही कहा। तो ऐसे में अजामिल का ये संस्मरण हमें एक बहुत बुनियादी सवाल के सामने खड़ा कर देता है। ये चर्चा सिर्फ एक व्यक्ति की जीवनी नहीं है। तो फिर ये किस बारे में है? ये असल में नजर और नजरिए के बीच के फर्क को समझने की यात्रा है। नजर का मतलब है सामने मौजूद चीजों को देखने की यांत्रिक क्षमता। मतलब सिर्फ आंखों से देखना? जी, लेकिन नजरिया वो दृष्टि है जो उस दृश्य के पीछे छिपे मूक सत्य को डिकोड करती है। अजामिल अपने लेख की शुरुआत में ही एक बहुत भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वो रघु राय को महज एक फोटोग्राफर नहीं बल्कि एक पिक्टोरियल फोटोग्राफर कहते हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा वो। उनका दावा है कि राय तस्वीरें सिर्फ क्लिक नहीं करते थे, बल्कि मतलब वो कैमरे से निबंध लिखते थे। बिल्कुल। अब ये विचार कागज पर पढ़ने में तो बहुत काव्यात्मक लगता है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका मतलब क्या है? कोई व्यक्ति सिर्फ एक छवि कैद करने से आगे बढ़कर कैमरे से कहानी लिखने के स्तर तक कैसे पहुंचता है? तो कहना असली जादू कैमरे में नहीं होता। एक जो आम न्यूज या डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर होता है उसका फोकस इस बात पर होता है कि क्या हुआ। वो एक सबूत देना चाहता है। घटना का रिकॉर्ड। बिल्कुल। लेकिन जब कोई पिक्टोरियलिज्म की तरफ बढ़ता है तो वो तस्वीर को महज एक सबूत नहीं मानता। वो फ्रेम को एक खाली कैनवस की तरह ट्रीट करता है। मतलब एक पेंटर की तरह? एकदम सही। कलाकार ये तय करता है कि दृश्य के किस हिस्से पर रोशनी पड़ेगी, कौन सा हिस्सा रहस्यमयी अंधेरे में डूबा रहेगा। इसका मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं बल्कि एक गहरी भावना पैदा करना होता है। संस्मरण में कोचीन के एक गिरजाघर का जो जिक्र है वो इसका बेहतरीन उदाहरण है। अरे हाँ, संस्मरण में अजामिल बताते हैं कि कोचीन के गिरजाघर से निकलने वाली एक बाइबल के भीतर उन्होंने रघु राय के खींचे हुए कुछ चित्र देखे थे। और वो चित्र देखकर वो इतने प्रभावित हुए कि रघु राय उनके लिए द्रोणाचार्य बन गए और वो खुद उनके एकलव्य। बिल्कुल ऐसा ही प्रभाव था उन तस्वीरों का। लेकिन मैं बस ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि उन तस्वीरों में ऐसा क्या रहा होगा। मतलब एक तस्वीर किसी को इतना कैसे सम्मोहित कर सकती है कि वो घंटों बैठकर उसे बस देखता रहे। अगर हम उस दृश्य की कल्पना करें तो वो सिर्फ एक इमारत की तस्वीर नहीं रही होगी। वो शायद एक ऐसा फ्रेम रहा होगा जहां गिरजाघर की ऊंची छतों के बीच से छन कर आती सूरज की एक किरण किसी के चेहरे पर पड़ रही होगी बल्कि रघु राय के अंतर्मन को पड़ रहे थे। क्या बात है! मतलब तस्वीरें दर्शकों के साथ सीधा संवाद कर रही थी। जी, इससे साबित होता है कि तस्वीर के भीतर का कंटेंट मशीन से नहीं बल्कि कलाकार की समझ से पैदा हुआ था। तकनीक से ज्यादा विषय वस्तु को लेकर चिंता थी उन्हें। ये बात तो समझ आती है। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। अगर कंटेंट सबसे महत्वपूर्ण है, तो रघु राय ने अपने समय की तकनीकी सीमाओं के साथ उस कंटेंट को इतने सटीक रूप से कैसे पकड़ा? आपका मतलब एनालॉग कैमरे से है? हाँ बिल्कुल। आज के डिजिटल युग में तो हम मोटर ड्राइव पे इस्तेमाल करते हैं। 10-15 तस्वीरें एक साथ क्लिक कर लेते हैं। ये तो कीबोर्ड पर टाइप करने जैसा है, कोई भी टाइप कर सकता है।
भले ही वो महान लेखक ना बन पाए। सही बात है। आज तो हम मशीन गन से अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, कहीं तो निशाना लगेगा ही। लेकिन एनालॉग का दौर तो मतलब वो तो उस निशानेबाज की तरह था जिसकी बंदूक में सिर्फ 1 या 2 गोलियां बची हों। ये एनालॉजी बहुत सटीक है और अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो इन्हीं सीमाओं ने ही रघु राय को इतना उत्कृष्ट बनाया। सच में, क्या कम मौके होना वास्तव में आपकी एकाग्रता को बढ़ा देता है? बिल्कुल बढ़ा देता है। डिजिटल युग ने हम पहले क्लिक करते हैं और देखते बाद में हैं। हाँ, और खराब लगे तो डिलीट कर देते हैं। जी, लेकिन एनालॉग कैमरे में सिर्फ 36 फ्रेम का एक रोल होता था। हर क्लिक की एक कीमत होती थी। इसके कारण उनके काम में एक अलग तरह की गंभीरता आती थी। मतलब उन्हें पूरा दृश्य पहले महसूस करना पड़ता होगा। एकदम। वो पहले पूरे दृश्य का मुआयना करते थे, इंतजार करते थे कि कब रोशनी सही आएगी, कब सही भाव आएगा, और जब सब कुछ एकदम परफेक्ट होता था सिर्फ तभी शटर दबता था। वाओ! और संस्मरण में ये भी बताया गया है कि उन्हें ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी ज्यादा पसंद थी, खास तौर पर कोडाक फिल्म। ऐसा क्यों? देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म एक अद्भुत नाटकीयता पैदा करती है। रंग बहुत बार ध्यान भटकाते हैं, लेकिन जब रंग हट जाते हैं तो जो बचता है वो है रोशनी, छाया और विषय की असली आत्मा। कोडाक फिल्म अपने गहरे कॉन्ट्रास्ट के लिए जानी जाती थी। ये जो हर पल को कीमती मानने वाली बात है ना, इसका असर उनके उपकरणों के चुनाव पर भी दिखता है। संस्मरण में लिखा है कि वो हमेशा 2 कैमरे रखते थे, एक में नॉर्मल लेंस और दूसरे में वाइड एंगल। जी। और सबसे हैरानी की बात यह है कि वो जूम लेंस का इस्तेमाल लगभग ना के बराबर करते थे। हाँ, वो वाइड एंगल लेंस के उस्ताद थे। लेकिन वाइड एंगल लेंस को तो काफी जोखिम भरा माना जाता है ना। मतलब जूम लेंस से फोटो लेना तो किसी दूर बालकनी से छुपकर बातें सुनने जैसा है। आप दूर से जूम इन कर लेते हैं। लेकिन राय ने जूम लेंस जैसी सुविधा का त्याग क्यों किया? क्योंकि जूम लेंस आपको विषय से भावनात्मक रूप से दूर रखता है। जब आप जूम करते हैं तो बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है और व्यक्ति अपने माहौल से कट जाता है। वो थोड़ा बनावटी जा लगता है। बिल्कुल। लेकिन वाइड एंगल लेंस में आप कुछ भी छिपा नहीं सकते। आसपास का पूरा माहौल फ्रेम में आ जाता है। मतलब आपको बालकनी से उतरकर उस बातचीत में शामिल होना ही पड़ेगा। एकदम सही। वाइड एंगल से फोटो लेने के लिए फोटोग्राफर को शारीरिक और मानसिक रूप से उस घटना के बिल्कुल बीच में मौजूद रहना पड़ता है। मुझे याद आ रहा है, संस्मरण में किन्नरों के जीवन पर उनके एक विश्व प्रसिद्ध फोटो निबंध का जिक्र है। जी, जो सारिका और संडे ऑब्जर्वर में भी छपा था। हाँ, अब सोचिए एक ऐसा समुदाय जो बाहरी लोगों को लेकर इतना रक्षात्मक रहता है, उनके इतने करीब जाना और वाइड एंगल से तस्वीरें लेना, इसके लिए तो बहुत आत्मीयता की जरूरत होगी। बिल्कुल, वाइड एंगल के जरिए उन्होंने फोटोग्राफी की भाषा को सच में बहुत समृद्ध किया। तो जो व्यक्ति विषय के इतने करीब जाकर इतनी सटीकता से फ्रेम तैयार करता हो, अपनी अंतिम प्रस्तुति को लेकर उसका रवैया कैसा रहता होगा? क्योंकि अजामिल लिखते हैं कि उन्होंने न्यू दिल्ली टाइम्स की नौकरी छोड़ दी थी सिर्फ खराब प्रिंट क्वालिटी की वजह से। सच में ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और फिर वो इंडिया टुडे आ गए, क्योंकि वहां उत्कृष्ट कागज पर उनके फोटो निबंध छपते थे। एक परफेक्शनिस्ट के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि उसका काम सही तरीके से दर्शकों तक पहुंचे। लेकिन यहीं पर एक बहुत विरोधाभासी तथ्य भी सामने आता है। वो क्या? इंडिया टुडे के रिसेप्शन ने अजामिल की उनसे 40 मिनट की मुलाकात हुई थी और वहां राय ने कहा, मुझे सिर्फ क्लिक करना आता है, किसी अच्छी किताब को छापना प्रिंटर का काम है। और वो अपनी फिल्म स्वयं डेवलप नहीं करते थे, डार्क रूम में एक विशेषज्ञ यह काम करता था। तो इस सब का मतलब क्या है? ये तो ऐसे ही है जैसे कोई मास्टर शेफ अपनी डिश खुद सर्व करने से मना कर दे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। हाँ, जो इंसान इतना परफेक्शनिस्ट हो कि कागज के लिए नौकरी छोड़ दे, वो अपना अंतिम काम किसी और को कैसे सौंप सकता है? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि ये रघु राय की अपनी कोर स्ट्रेंथ यानी मूल शक्ति को पहचानने की क्षमता थी। मतलब उनकी ताकत ही उनका विजन, उनकी दृष्टि और वो सटीक क्लिक। वो अपनी सारी ऊर्जा रसायनों में या डार्क रूम के अंधेरे में नहीं खपाना चाहते थे। तो वो बस काम आउटसोर्स कर रहे थे? पूरी तरह से नहीं। वो विशेषज्ञ के साथ लगातार संवाद में रहते थे। ये एक आर्किटेक्ट और बिल्डर के रिश्ते जैसा है। आर्किटेक्ट खुली ईंटें नहीं लगाता, लेकिन इमारत कैसी दिखेगी यह वही तय करता है। ये बात तो है। और इसके अलावा संस्मरण में अजामिल ने जब उनसे फोटोग्राफी सीखने के बारे में पूछा था तो उनका जवाब बहुत दिलचस्प था। हाँ, उन्होंने कहा था, मैं तस्वीरें उतारते उतारते सीखा हूँ, आप भी बस तस्वीरें उतारते रहिए। जी। और साथ ही उन्होंने एक बहुत अजीब लगने वाली सलाह भी दी थी। उन्होंने अजामिल से कहा था
कि अच्छा क्लिक करने के लिए साहित्य पढ़ना चाहिए और संस्कृति को भीतर से जानना चाहिए। वेट, रियली? फोटोग्राफी के लिए साहित्य? बिल्कुल। और ये सलाह साबित करती है कि एक अच्छी तस्वीर कैमरे से नहीं बल्कि एक समृद्ध दिमाग और संवेदनशील हृदय से पैदा होती है। तकनीक तो कोई भी सीख लेगा, लेकिन वो करुणा, वो नजरिया, वो किताबों और इंसानी अनुभवों से आता है। उफ, ये तो सच में बहुत गहरा विचार है। तो अगर हम आज की इस चर्चा को समेटें, तो रघु राय का जीवन हमें सिखाता है कि बेहतरीन काम के लिए तकनीकी उपकरणों से ज्यादा विषय की गहरी समझ जरूरी है। जी, साहित्य और कला के माध्यम से। बिल्कुल। और हर क्षण की कीमत समझना, जैसे वो एनालॉग के अनुशासन में करते थे, और वाइड एंगल लेंस की तरह अपने विषय के बिल्कुल करीब जाना। सही कहा। आज के दौर में जहां हर किसी की जेब में स्मार्टफोन है, हम हर दिन बिना सोचे समझे सैकड़ों तस्वीरें लेते हैं। ऐसे में रघु राय की कहानी एक ठहराव की तरह है। हाँ, हम तो बस तस्वीरें जमा करते रहते हैं। लेकिन सिर्फ तस्वीरें जमा करने से यादें नहीं बनती। यादें तब बनती हैं जब आप उस पल को पूरी ईमानदारी से जीते हैं। क्या बात है! ये सच में सोचने पे मजबूर कर देता है। और इसी के साथ हम इस एपिसोड के अंत पर आ गए हैं। लेकिन जाते जाते एक विचार है जो मैं यहाँ छोड़ना चाहूंगी। जरूर। अगली बार जब आपके सामने कोई बहुत ही खूबसूरत पल आए जिसे आप हमेशा के लिए याद रखना चाहते हो, तो क्या होगा अगर आप अपना फोन निकाल के 20 तस्वीरें खींचने के बजाय बस वहीं खड़े रहें और अपनी आंखों से उस रोशनी, उस छाया और उस भावना की एक अकेली मानसिक तस्वीर खींच लें, बिना किसी कैमरे के। शायद वो तस्वीर बिना किसी प्रिंट के भी जिंदगी भर आपके जहन में हमेशा ताजा रहे।